हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रात गहराती जा रही थी, मेरा मन घबरा रहा था। भैया भाभी आज सुबह मुंह अंधेरे ही उज्जैन के लिए निकल गए थे। बुआ ने उज्जैन से फोन किया था। आज श्रावणी सोमवार है। आज के दिन महाकालेश्वर के दर्शन का बड़ा महत्व है, हो सके तो आ जाओ। दर्शन तो एक बहाना था। बुआ जी की नजर मेरे लिए कोई लड़का था। इसी सिलसिले में भैया ने अचानक जाने का प्रोग्राम बना लिया था। बोलकर तो यही गए थे कि शाम तक जरूर आ जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। आसमान में सावन की कजरारी घटनाएं उमड़ रही थी। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। लग रहा था जमकर बारिश होगी। मैं बेसब्री से भैया के आने की राह देख रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। भैया ने का ही फोन आया था। कहने लगे, रानू, आज श्रावणी सोमवार के कारण महाकाल मंदिर में बड़ी भीड़ थी। कई घंटे लाइन में लगे रहने के बाद नंबर आया। आज बुआ यही उनके घर पर रुकने के लिए जोर दे रही है। हम सब जल्दी आ जाएंगे। आज सुखिया को तुम वहीं रोक लेना, एक रात की तो बात है। ठीक है भैया, जल्दी आना, इससे अधिक क्या कहती। माँ बाबूजी के देहांत के बाद भैया ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। मेरे ही कारण उन्हें अपनी शादी भी जल्दी करनी पड़ी थी, ताकि घर के कामकाज में लगे रहने के कारण मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो। भाभी भी मेरी सहेली जैसी ही थी। जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। इधर कुछ दिनों से भैया को मेरी शादी की चिंता खाए जा रही थी। कहते, समय रहते तेरे हाथ पीले कर दूं तो मुझे चैन मिले, नहीं तो लोग कहेंगे कि जवान बहन घर बैठी है और इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आज माँ बाबूजी होते तो बस यहाँ आकर भैया भावुक हो जाते। मैं लाख कहती, भैया मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पर मेरी सुनता ही कौन। झट कर देते, रहने दे। सभी लड़कियां शुरू में ऐसा ही कहती हैं और फिर शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए विदा हो जाती है। मैं नहीं चाहती थी कि भैया पर बोझ बनूं, इसलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैंने अपने लिए नौकरी की खोज भी शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल भी आने लगे थे। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि तेजी से बेचैन पड़ने लगी। तभी घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन हो सकता है, सोचती हुई मैं उठी और सेफ्टी चेन लगाकर दरवाजे की दरार से झांका। बाहर अटैची लिए एक युवक खड़ा था। उम्र में कोई 25 या 26 साल का होगा। मुझे देखकर उसने नमस्कार करते हुए पूछा, माला दीदी है? भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई है। मैंने दरवाजे के पीछे से ही कह दिया। उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। फिर मेरी सवालिया नजरों को देख उसने सकपकाते हुए कहा, मैं रोहन हूँ। माला दीदी मेरी मौसेरी बहन है। दीदी की शादी में मैं अपनी परीक्षा के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए मुझे आप नहीं पहचान रही हैं। वह बाहर बारिश की तेज बौछार से भीग कांप रहा था। बड़े संकोच से उसने पूछा, माला दीदी नहीं है तो क्या आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगी? मैंने दरवाजा खोलकर किनारे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए। अंदर आकर भी वह दरवाजे पर ही ठिठक गया, क्योंकि उसके तरबदर कपड़े ते लगातार पानी से सारा फर्श गीला हो गया था। उसने वहीं से कैफियत देते हुए कहा, मैं एक मीटिंग में इंदौर आया था। माला दीदी से बहुत सालों से मिलने नहीं हुआ था, सोचा आज मिलता चलूं। उसकी घबराहट देख मुझे शरारत सूझी। मैंने पूछा, अगर आपको मालूम हो जाता कि भाभी आज यहाँ नहीं है तो क्या आप नहीं आते? अब तक वह भी कुछ सहज होने लगा था। उसने भी शरारत से ही जवाब दिया, हाँ वैसे तो नहीं आता, पर हाँ अगर मालूम हो जाता कि दीदी की एक सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो जरूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर आपने मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पैजामा
निकालकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज चाहिए आप चेंज कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही सुखिया को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया था। तब तक वह चेंज कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार भी उसी ने बात आगे बढ़ाई। आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। रीना, मैंने कहा, पर मन ही मन मैं सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी भी रोहन का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो, कल भाभी को मैं खुद ही लाज शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई रोहन पसंद आ गया है। रोहन भी शायद इस रिश्ते के लिए ना नहीं कहेगा। मन ही मन यह निर्णय लेने ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं रोहन की वरदांगना हो गई हूँ। मन के किसी कोने में शहनाइयाँ सी बजने लगी। तभी सुखिया ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आ जाइए। इसके बाद दिन भर की थकी हुई सुखिया कमरे के बाहर गलियारे में बिस्तर बिछाकर सो गई। दूर कहीं वह लड़के कड़क के साथ बिजली गिरी और अचानक लाइट चली गई। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर लगाई और चुटकी लेते हुए कहा, आइए जनाब, कैंडल लाइट डिनर पर आपका स्वागत है। रोहन भी लगता है वाचर्य ताल्लुक में पीछे नहीं रहना चाहता था। जब चांद सा रोशन चेहरा सामने हो तो कैंडल लाइट की भी क्या जरूरत है। बुझा दो इन्हें भी, खुशी के बस में क्या काम है जलने वालों का। रोहन के मुंह से अपने लिए यह सुनना कितना अच्छा लग रहा था। इस क्षणिक मुलाकात में ही रोहन अपने विनोदी स्वभाव के कारण कितना अपना सा लगने लगा था। और फिर इस सावन की रात में माहौल भी कितना रोमानी हो गया था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में रोहन की प्लेट में आग्रह पूर्वक खाना परोसते हुए मेरे हाथ उसके हाथों से जा टकराए। हो सकता है जानबूझकर भी दोनों ओर से ऐसा हो रहा था। डिनर के बाद हम दोनों सोफे पर बैठकर गप्पे लगाने लगे, यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। न जाने कहाँ की बातें। रोहन का विनोदी स्वभाव मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट करता रहा। मुझे याद नहीं मैं कभी इतना खुलकर हंसी हो। बातों में मशगूल न जाने कब समय बीतने लगा और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। और झूठ क्या बोलूं, मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। इस रात में मानो मैं स्वयंवरा बन गई थी। बस कल भैया भाभी के आते ही इस संबंध पर रिश्ते की मोहर लगवाने में मैं देर नहीं करूंगी। रोहन भी मुझे देखकर काफी खुश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसकी पसंद पर खरी उतरी हूँ। अगर मेरी ओर से कोई प्रतिकार ना होता देख रोहन मेरे करीब आता जा रहा था। तभी एक झटके से मानो नींद से जागी मैं। मेरे संस्कारों में शादी से पहले इस तरह के कोई भी संबंध बनाना गवारा नहीं था। मैंने उसे और आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, नहीं रोहन, अभी नहीं, कल भैया भाभी आ जाए, पहले वे इस रिश्ते को ओके कर दे, फिर बारात लेकर आने में देर ना करना, समझे। मैंने उसके कान खींचते हुए कहा। रोहन को जैसे कोई करंट लगा हो। बगैर कुछ कहे वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोलकर बालकनी में चला गया। मैंने सुखिया को गहरी नींद से जगाया और अपने कमरे में सुला लिया। रोहन बाद में वही ड्राइंग रूम में सोफे पे आकर सो गया। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मन ही मन रोहन को लेकर सपने बुन रही थी। लग रहा था मेरी मंजिल मिल गई है मुझे, मेरी मंजिल। कुछ ही घंटों में रोहन मुझे कितना अपना सा लगने लगा था। मुझे रोहन पसंद था। भैया भाभी की ओर से इस रिश्ते को नकारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कल्पनाओं में मैं रोहन की परिणीता बनी इतराती रही। सुबह सुबह थोड़ी झपकी लगी होगी कि अचानक उठी। बारिश थम चुकी थी। सुखिया किचन में रात के बर्तन समेट रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। रोहन कहीं नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद कहीं और होगा। मैंने दूसरे कमरे में भी चेक किया। भैया का कुर्ता पैजामा टंगा हुआ था जो रोहन ने रात को पहना था। इधर उसकी अटैची भी नहीं दिखाई दी। मैंने सुखिया को पुकारा, सुखिया तुम्हारे मेहमान कहाँ गए? जरा चाय तो बना दो उनके लिए। दीदी वो तो मुंह अंधेरे ही उठकर चल दिए। मुझे कहा कि मेरी 9 बजे की ट्रेन है इसलिए चलता हूँ। आपको उठाने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि रहने दो, मैं फिर आऊंगा।
मैं मन ही मन मुस्कुराई कि रोहन, मुझे मालूम है तुम बार बार वापस आओगे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि रोहन मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया। इस सोफे के कुशन के नीचे दबे कागज पर मेरी निगाह पड़ी। एक ही सांस में मैं पड़ गई। लिखा था गुस्ताखी करने जा रहा था। अच्छा हुआ तुमने बहकते कदमों को रोक दिया। थैंक यू, बगैर मिले जा रहा हूँ, माफ करना। अभी दरवाजे पर भैया भाभी के आने की आहट हुई। वादे के मुताबिक वे पहली बस से ही दौड़े चले आए थे। बहुत खुश नजर आ रहे थे। आते ही भाभी ने उत्साह में भरकर कहा, रानी जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, लड़के वाले आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने उन्हें लंच पर बुला लिया है, सब साथ में ही मिलकर खाना खाएंगे। फिर भाभी मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर किचन में घुस गई और सुखिया को बताने लगी कि आज खाने में क्या क्या बनेगा। मेरी बात सुनने की भाभी को फुर्सत ही नहीं थी। मैं अपनी बात कहने के लिए उनके पीछे पीछे घूमने लगी, पर भैया के सामने कहने की तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब भाभी अपने रूम में गई, कमरे में गई, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। बड़े संकोच से मैंने कहना शुरू किया, भाभी कल आपकी मौसी का लड़का यहाँ आया था। हाँ, क्या नाम है उसका? मैंने बनते हुए पूछा। कौन, रोहन? कैसे आना हुआ उसका? अकेले ही आया था या उसकी बीबी भी साथ थी? भाभी ने उससे पूछा। रोहन की बीबी? सुनते ही मैं मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी। भाभी मेरी और पीठ के अलमारी में कपड़े निकाल रही थी। उन्हें मेरी इस हालत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, पर मैंने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और कहा, आया तो अकेला ही था। सुखिया ने बढ़िया खाना बनाकर खिला दिया था। रात को वही सोफे पर वो सोया हुआ था और सुबह ना जाने कब चला गया, मालूम ही नहीं पड़ा। जाते समय मिलकर भी नहीं गया। मैं बड़ी सफाई से सारी बातें छुपा गई। अब कहने को क्या ही बचा था। कोई बात नहीं, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा। आज मेरी यह गुलाबी सिल्क साड़ी पहन लेना, तुझ पर बहुत खिलती है। कहते हुए भाभी ने साड़ी रख दी और कमरे से निकल गई। मेरे सर पर हजारों हथौड़े बरस रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि रोहन ने मुझसे यह बात क्यों छुपाई कि वह शादीशुदा है। हाँ, पर मैंने ही उससे यह कब पूछा था, या उसे यह सब बताने का मौका ही कहाँ दिया। यह भावनाओं को ज्वार था या मौसम का खुमार, या अचानक मिले एकांत का लाभ उठा लेने का लोभ, या फिर मेरे आत्म मन में छुपी यह भावना की जल्दी से जल्दी मेरी कहीं शादी तय हो जाए ताकि भैया मेरी चिंता से मुक्त हो जाए। क्या यही सोचकर मैं इस सावन की रात में स्वयंवरा बनने को आकुल हो गई थी। पर रोहन स्वयं शादीशुदा होते हुए मौके का फायदा नहीं उठा रहा था क्या? मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैंने एक अजनबी पर इतना विश्वास किया कि उसे जीवन साथी बनाने के सपने देखने लगी थी। पर फिर भी अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा था। मैंने खुद को एक फिसलते हुए रास्ते पर फिसलने से रोका। इस अनुभूति से मुझे जो राहत मिली उसे मैं बयान नहीं कर सकती। साथ ही रात की उस घटना ने मुझे यह सबक दिला दिया कि कहीं कोई भी किसी पर भी किसी भी रूप में फायदा उठा सकता है। उसका प्रतिकार करने का हमें साहस होना चाहिए। मैं ना जाने कितनी देर तक इसी बात को सोचती रही। तभी भाभी ने आकर कमरे में झांका। अरे रानी, तू तो अभी तक वैसी की वैसी बैठी है, कब तैयार होगी? देख, वो लोग आ भी गए हैं। ड्राइंग रूम से मेहमान के आने की हलचल की आवाजें आ रही थी। मैंने गुलाबी सिल्क की साड़ी पलंग से उठाते हुए कहा, बस भाभी, मैं जल्दी से तैयार होकर अभी आई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।